हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10 विज्ञान विषय के चौथे अध्याय कार्बन एवं उसके यौगिक के सेकंड पार्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इसके प्रथम भाग में हमने इसके कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर ली थी, जिसमें हमने लास्ट में संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन समूह को पढ़ लिया था। ठीक है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, डेकेन, नॉन डेकेन, इन सभी के बारे में हमने अच्छे से चर्चा कर ली थी। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट को देख लें, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और उसके बाद इस सेकंड पार्ट को देखें ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो आगे बढ़ते हम आज पढ़ रहे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हमने हाइड्रोकार्बन के दो भाग बांटे थे। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एकल आबंध होता है और उसे हम एल्केन समूह के नाम से जानते हैं। फिर हमने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात की थी। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हमने दो भागों में बांटा था कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में या तो द्वितीय आबंध होता है या जब कार्बन और कार्बन के बीच में त्रि आबंध होता है तो उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एथीन समूह की। किसकी? एल्किन समूह के अंतर्गत एथीन की। एल्किन समूह का मतलब क्या है कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में द्वि आबंध होगा, और एल्काइन समूह का मतलब क्या था कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में त्रि आबंध होगा, और जब कार्बन और कार्बन के बीच में एक आबंध होता है तो उसे हम कौन सा समूह कहते हैं? उसे हम एल्केन समूह कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एथीन की। तो एथीन का सूत्र क्या होगा? C2H4। ये कैसे बनेगा? क्योंकि जो एल्किन समूह होता है उस एल्किन समूह का सूत्र होता है CnH2n। तो यहाँ पर देखो कार्बन 2 है तो n की जगह 2 रखेंगे तो H2 गुणा 2 तो कितना होगा? देखो C2H4, यानी यहाँ पर कार्बन 2 होंगे और हाइड्रोजन 4 होंगे। वही एल्काइन समूह का सूत्र क्या होता है? CnH2n माइनस 2। तो यहाँ पर देखो कार्बन कितने हैं? 2, तो n की जगह कितना रखेंगे? 2, तो C2H2 n की जगह 2 माइनस 2, तो C2 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया तो 2, C2H2। तो देखो ये किसका सूत्र हो जाएगा? एथाइन का। अभी हम इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो एथीन की संरचना क्या होगी? यहाँ पर देखो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? द्वि आबंध है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं? दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं। तो अगर कार्बन को अपनी संयोजकता पूरी करनी है तो कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा? 4 की। तो एक इस हाइड्रोजन से ले लिया, एक इस हाइड्रोजन से साझेदारी कर दी 2, और 2 इस कार्बन से साझेदारी कर दी। तो कितने की साझेदारी होगी? 4 की साझेदारी होगी, और 4 पहले से इसके पास मौजूद थे तो इसके 8 पूरे हो गए। ठीक इसी तरह इस कार्बन की, तो एक इस हाइड्रोजन से साझेदारी कर ली, एक इस हाइड्रोजन से 2, और 2 इस कार्बन से साझेदारी कर ली। तो टोटल 4 की साझेदारी कर ली और 4 पहले से मौजूद थे तो इसके 8 पूरे हो गए। तो इस प्रकार इस एल्किन समूह में कार्बन और कार्बन आपस में दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं और अपना बाहरी कोष क्या करते हैं? पूरा करते हैं। इसका अगर हम साधारण एक संरचना सूत्र लिखें तो कुछ ऐसा होगा। देखो कार्बन और कार्बन के बीच में द्वि आबंध है और एक एक क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। तो देखो कार्बन के साथ 1, 2, 3 और 4 कार्बन की संयोजकता पूरी होगी। ठीक इसी तरह इस कार्बन की, एक इस हाइड्रोजन से, एक इससे 2 और 2 इसके साथ, इसकी भी 4 संयोजकता पूरी होगी। आगे हम बात करते हैं एल्काइन समूह के अंतर्गत एथाइन की। तो एथाइन का सूत्र क्या होगा? C2H2। अब यहाँ पर देखो एल्काइन समूह है तो कार्बन और कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। तो यहाँ पर देखो चित्र में, यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर देखो 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। तो इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहाँ से होगी और 3 की यहाँ से होगी, टोटल 4 की होगी। और इस कार्बन के भी एक हाइड्रोजन से होगी और 3 इससे होगी साझेदारी, तो इसके भी 4 की साझेदारी पूरी होगी। इस प्रकार इसने क्या बनाया? एथाइन। चलिए अब हम एक एक को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्किन समूह की। फिर से मैं बता देता हूं, एल्किन समूह का सूत्र क्या होता है? CnH2n। ये किसका सूत्र होता है? एल्किन समूह का। एल्किन समूह किसे कहते हैं? तो जब कार्बन और कार्बन के बीच में द्वि आबंध होता है तो इस प्रकार के बने हाइड्रोकार्बन को एल्किन समूह वाले हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में द्वि आबंध है और कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है, तो उसे हम किस नाम से जाने देंगे? एथीन नाम से। किस नाम से जाने देंगे? एथीन नाम से उसको जानेंगे। एथीन का सूत्र क्या होगा? C2H4।
अभी मैंने ऊपर बता दिया सिद्ध करके भी। फिर इसका संरचनात्मक सूत्र क्या होगा, तो देखो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। अगर मैं आपको बना के बताऊं तो देखो C2H4 कैसे बनाओगे, पहले 2 कार्बन है तो ये लिख दिया हमने 2 कार्बन, ठीक है। अभी हम सिंगल बंद रखेंगे। फिर हाइड्रोजन कितने हैं, 4। 4 का मतलब 2 कार्बन है तो प्रत्येक पर कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए। ये आ गया, ये आ गया, 1 2 3, 3 अभी 3 की अभी साझेदारी हो रही है तो अब हम एक और साझेदारी लगा दी। फिर 1 2 3 और 4, इसकी संयोजकता पूरी होगी। ठीक इसी तरह 2 ये रहे, एक हाइड्रोजन से और एक इस हाइड्रोजन से, ये 4 हो गए इसके भी पूरे। फिर हम बात करते हैं प्रोपिन की। तो प्रोपिन जब कार्बन परमाणु की संख्या 3 हो और किसी एक कार्बन समूह के साथ क्या हो, द्विआबंध हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोपिन कहेंगे। C3H6 तो कैसे बनाएंगे, 3 कार्बन, 1 2 और 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 6। कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। तो देखो 1 2 3, ये हमने बना दिया 3, ठीक है। अब चाहो तो आप इधर लगा लो द्विआबंध, ये 3 इसके पूरे हो गए, 1 2 3 और 4, इसकी संयोजकता 1 2 3, एक बच रही है, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब 1 2 ये 3 और ये 4, ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। बस सीधी बात यह है कि कार्बन की हर जगह 6 संयोजकता पूरी होनी चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं, अगर कार्बन परमाणु की संख्या 4 है तो उसे हम एल्किन समूह में क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ब्यूटीन। इसका सूत्र क्या होगा, C4H10। क्या होगा, C4H10। संरचना कैसे बनेगी, 1 2 3 और 4, हाइड्रोजन कितने हैं, सॉरी C4H8 था, गलती से 10 बोल दिया, C4H8। तो देखो 1 ये 2, अगर यहाँ पे द्विआबंध लगाते हैं तो ये लगा दिया, 1 2 3 4 पूरी होगी। इस कार्बन की 1 2 3, एक हाइड्रोजन लगा दो इधर। फिर इसकी 1 2 3 और 4, फिर इसकी 1 2 3 और 4, देखो 3 4 5 6 7 और 8 पूरे हो गए। चलिए आगे हम कुछ और बात करते हैं, हालांकि आपकी बुक्स में इतने ही दिए हुए हैं लेकिन मैं फिर भी आपको आगे समझा रहा हूँ। यदि कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो, 5 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पेंटीन। क्या कहेंगे, उसे हम पेंटीन कहेंगे। और इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होगा C5H10। क्या होगा, C5H10। संरचना कैसे बनाएंगे, कार्बन 5, 1 2 3 4 और 5, हाइड्रोजन कितने हैं, 10। तो पहले जहाँ कहीं पर भी आपको द्विआबंध लगाना है वहाँ पर आप द्विआबंध लगा दे, ये मैंने लगा दिया द्विआबंध। अब देखो कार्बन की 2 संयोजकता है, 2 कम पड़ रही है, ये हाइड्रोजन 2 जोड़ दिए। फिर इस कार्बन की 1 2 3, एक हाइड्रोजन कम पड़ रहा है, ये जोड़ दी 4 संयोजकता। फिर 1 2 ये 3 ये 4, इस कार्बन की ये हाइड्रोजन 1 2 3 और 4, इस हाइड्रोजन कार्बन के साथ 1 2 3 और ये 4 होगी इसकी संरचना। ठीक इसी तरह आगे अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है, कार्बन परमाणु की संख्या 6 है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे हेक्सिन। क्या कहेंगे, हेक्सिन। सूत्र क्या होगा, C6H12। C6H12। संरचना कैसे होगी, जल्दी जल्दी देख लो, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर द्विआबंध लगा दो, जहाँ आपकी मर्जी हो वहाँ लगा सकते हो, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लगाओ, आप चाहो इस श्रृंखला में कहीं पर भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई गलत नहीं है। यहाँ पर देखो 1 2 पहले से ये 2 संयोजकता, ये तीसरी ये चौथी, फिर 2 3 4 होगी, इसकी भी 4 होगी, इसकी भी 4 और इसकी भी ये होगी 4। देखो 12 हाइड्रोजन है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह अगर कार्बन परमाणु की संख्या 6 7 है तो इसे हम क्या कहेंगे, एल्किन समूह में हेप्टिन। क्या कहेंगे, हेप्टिन। क्या होगा, C7H14। ठीक इसी तरह आप संरचना बना लें। फिर 8 होगा तो क्या होगा, ऑक्टिन। क्या होगा, ऑक्टिन। क्या होगा सूत्र, C8H16। फिर 9 होगा तो डेकिन, ठीक है, C9H18। इसी तरह आगे चलता रहता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हमने इस तरह एल्केन समूह को पढ़ लिया। तो जब एल्केन समूह होगा तो क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में एक आबंध होगा और नाम क्या होंगे,
मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, डेकेन और नॉन डेकेन। और जब एल्किन समूह होगा तो क्या लगेगा, इन लगेगा। एथीन, फिर प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, डेकिन, नॉन डेकिन। आगे हम बात करते हैं एल्काइन समूह की। तो एल्काइन समूह क्या होता है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, त्रिआबंध हो। कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिआबंध हो तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन के समूह को हम एल्काइन समूह कहते हैं। सूत्र क्या होता है, CnH2n-2, ये उसका सूत्र होता है। जैसे एक मैं बता देता हूं, जैसे यहां पर ये C3H4, तो n की जगह कितना है 3, तो C3H2 n की जगह 3 -2, तो C3H 3 दूनी 6, 6 - 2 कितना हो जाएगा 4। इस तरह सूत्र बनते हैं। अगर आपको कहा जाए कि कार्बन परमाणु की संख्या 8 है तो सूत्र कैसे बनेगा, तो देखो Cn की जगह क्या रखेंगे 8, C8H2 n की जगह 8 - 2, तो C8 8 दूनी 16, 16 - 2 14, ये हो गया इसका सूत्र। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ऑक्टाइन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एथाइन की। तो एथाइन में क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिआबंध होगा और इसका सूत्र क्या होगा C2H2। इसकी संरचना कुछ इस तरह होगी। यहां पर केवल आपको कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिआबंध बताना है। फिर बात करें प्रोपाइन की। जब कार्बन परमाणु की संख्या 3 होगी और उनके बीच एक त्रिआबंध पाया जाएगा तो उसे हम क्या नाम कहेंगे, प्रोपाइन नाम देंगे। सूत्र क्या होगा C3H4। इसकी संरचना भी बना के देता हूं। संरचना देखो, कार्बन कितने हैं 3, तो 1 2 और 3। हाइड्रोजन कितने हैं 4। तो सबसे पहले एक कार्बन के बीच में त्रिआबंध बना दो, ये बना दिया त्रिआबंध। अब इस कार्बन की संयोजकता देखो 3 तो है, एक हाइड्रोजन जोड़ दो, ये होगी 4। इस कार्बन के भी कितनी पूरी है, देखो 3 और 1 4 पूरी है। इसकी देखो 1, ये 2, ये 3 और ये 4 पूरी होगी, 3 और 1 4। और इसकी भी 3 और 1 4, और हाइड्रोजन भी कितने हो गए 4 पूरे हो गए। फिर हम बात करें कि अगर एल्काइन समूह में कार्बन की संख्या 4 है तो इसका सूत्र होगा C4H6, नाम क्या होगा ब्यूटाइन, और संरचना कुछ इस तरह बनेगी। फिर हम बात करें कि अगर एल्काइन समूह में कार्बन परमाणु की संख्या 5 है तो क्या होगा पेंटाइन। क्या होगा पेंटाइन, ऐसे होगा पेंटाइन। फिर बात करें 6 होगी अगर तो हेक्साइन, क्या होगा हेक्साइन। फिर 7 होगी तो हेप्टाइन, 8 होगी तो ऑक्टाइन, ठीक है, 9 होगी तो डेकाइन, ऐसे आगे चलता रहेगा। अब पेंटाइन का सूत्र क्या होगा, देखो CnH2n-2, तो C5H कितना होगा 8, फिर C6H10, फिर C7H12, C8H14। आ गया समझ में। तो ये होगा एल्काइन समूह। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे हम बात कर रहे हैं संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन। अभी हमने किसके आधार पर देखा था, अभी हमने कार्बन और कार्बन के बीच में आबंध के आधार पर देखा था कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल आबंध है तो उसे हम कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में द्विआबंध या त्रिआबंध है तो उसे हम क्या कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसकी चर्चा अभी हमने कर ली पूरी। अब हम आगे बात करते हैं कि संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो सबसे पहला है सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। कौन सी, सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। अब सीधी श्रृंखला क्या है, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है कि जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से बिल्कुल इसी तरह एक सीधी श्रृंखला में जुड़ा होगा। अब यहां पर देखो, यहां पर बंध हम नहीं देखेंगे, चाहे वो एकल आबंध भी हो सकता है, द्विआबंध भी हो सकता है या त्रिआबंध भी हो सकता है। हम यहां पर केवल संरचना को देखेंगे कि अगर वो बिल्कुल सीधी श्रृंखला है तो उसे हम कहेंगे सीधी श्रृंखला। जैसे उदाहरण की बात करें प्रोपेन C3H8, जिसका सूत्र ये है C3H8, और इसकी संरचना इस तरह बनाई गई है। कैसे बनेगी देखो C3H8, देखो नाम क्या है प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब ये एल्केन समूह का है। एल्केन समूह का मतलब है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कितना आबंध होगा, सिंगल आबंध। तो देखो संरचना बनाते हैं C3H8, 1 2 3, 3 कार्बन बना दिए। हाइड्रोजन कितने 8, 1 2 3, इसकी संयोजकता पूरी होगी 1 2, 1 2 3 4 पूरी होगी, 1 2 और 3, ये इसका संरचनात्मक सूत्र बन गया।
दूसरा प्रकार है शाखित श्रृंखला। जैसा कि नाम से पता चल रहा है शाखित श्रृंखला, यानी जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक शाखा के रूप में, एक ब्रांच के रूप में जुड़ा हुआ होगा। कुछ इस तरह, जैसा कि आपके सामने चित्र दिख रहा है, या तो इस रूप में या फिर इस रूप में, जब कार्बन कार्बन के साथ एक श्रृंखला के रूप में जुड़ा होगा। मैंने बता ही दिया, चाहे वो एल्केन समूह भी हो सकता है, एल्किन समूह भी हो सकता है, या एल्काइन समूह भी हो सकता है। हमें केवल यहाँ पर श्रृंखला देखनी है। जैसे उदाहरण लिया गया है पेंटेन की संरचना। देखो पेंटेन की संरचना दी हुई है C5H12। तो देखो सूत्र एक ही है C5H12, लेकिन इसको दो अलग अलग रूपों में बनाया गया है। एक ये भी सही है और ये भी सही है। मैं जैसे बना के बताता हूँ C5H12, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर देखो किसका है, पेंटेन का। पेंटेन का मतलब ये भी एल्केन है, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में एकल आबंध होगा। तो देखो H, ये होगी इसकी संयोजकता पूरी 1 2 3 और 4। इस कार्बन की बात करें, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इसके साथ भी 2 जुड़ेंगे, इसके साथ भी 2, और इसके साथ 1 2 3 और 4। ये बन गया इसका एक लंबी श्रृंखला, केवल साधारण श्रृंखला, जिसको हमने क्या कहा था अभी हमने कहा था जिसको सीधी श्रृंखला। अब इसकी अगर हम शाखित श्रृंखला बनाएं तो हम क्या करेंगे, देखो हमने एक कार्बन को यहाँ पर एक के नीचे वाले भाग में शाखा के रूप में जोड़ दिया, तो ये केवल सीधी श्रृंखला है। और ये क्या सी है, ये वाली जो श्रृंखला आपको दिख रही है, ये शाखित श्रृंखला है। आया समझ में? उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आई होगी। आगे हम बात कर रहे हैं, इसी का तीसरा प्रकार है, ये कुछ और दिया हुआ है, देखो इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तीसरा रूप है वो है वलय। कैसे हैं? वलय संरचना। वलय का मतलब है कि एक वो गोलाकार रूप बना लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वलय संरचना। देखो जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर होगा तो सभी कार्बन एक सिंगल आबंध के द्वारा कुछ इस तरह जुड़े होंगे। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की वलय संरचना है, और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की वलय संरचना है। संतृप्त में क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल आबंध होगा, वही असंतृप्त में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल आबंध भी हो सकता है, और कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिआबंध भी हो सकता है। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे देखो हेक्सेन C6H12, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, कार्बन टोटल 6 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है। और इस प्रकार हमने एक वलय संरचना का निर्माण किया है। फिर इसी तरह बात करें हम बेंजीन की। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। क्या होता है, C6H6। तो इसका जो संरचनात्मक सूत्र है वो कुछ इस तरह बन जाएगा। आया समझ में? देखो मैं बना के भी बता देता हूँ, ये तो सरल है, बेंजीन का बना के बता देता हूँ। कार्बन कितने हैं, 6। तो देखो अब हमें कैसे पता चल रहा है कि इसकी वलय संरचना बनेगी, या इसमें द्विआबंध बनेगा या त्रिआबंध बनेगा। तो जब हमने देखा था एल्केन समूह, तो एल्केन समूह में देखो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से डबल होती है, क्योंकि सूत्र क्या था, CnH2n+2, ये था C6। और यहाँ पर क्या होगा, 2 4 6 8 10 और 12, ये किसका सूत्र है, हेक्सेन का। और फिर अगर हमें पता लगाना है कि इसमें द्विआबंध हो गया, त्रिआबंध होगा, तो यहाँ पर देखो क्या जुड़ा है, इन जुड़ा है पीछे। अगर इतना याद नहीं रखते, ऐसे याद रख सकते हो। एल्केन समूह में पीछे क्या जुड़ा होगा, एन। देखो हेक्स प्लस एन, एन जुड़ा हुआ है। एल्किन समूह में क्या होता है, एल्किन समूह में इन जुड़ता है, और एल्काइन समूह में क्या जुड़ता है, एल्काइन समूह में आइन जुड़ता है। देखो यहाँ पर क्या जुड़ा है, बेंजीन, पीछे क्या जुड़ा हुआ है, इन जुड़ा हुआ है। इन जुड़ा होने का मतलब है कि ये एल्किन समूह का सदस्य है। तो देखो कार्बन कितने हैं, 6 हैं। तो देखो संरचना बनाते हैं, एक पहले एक एक आबंध बनाते हैं, 2 3 4 5 6, ये हो गया, 6 कार्बन बन गए। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, तो सबके साथ एक एक जोड़ दो, क्योंकि 6 हैं तो सबके साथ एक एक जुड़ जाएगा। अब देखो कहाँ कहाँ संयोजकता पूरी हो रही है और कहाँ कहाँ नहीं हो रही। देखो इस कार्बन की देखो 1 2 3, तो यहाँ पर ये जोड़ दिया हमने, ये 4 हो गए। देखो 1 2 3 और 4। फिर इस कार्बन की देखो 1 2 3 और 4 पूरी है। इस कार्बन की देखो 1 2 3, एक जोड़ दो, 1 2 3 4 पूरी होगी। इस कार्बन की देखो 1 2 3 और 4 पूरी है। इस कार्बन की देखो 1 2 3, ये जगह लगा दो, पूरी होगी। इसकी भी पूरी होगी, 2 3 और 4। तो ये किसकी संरचना बन गई, ये बन गई बेंजीन की।
तो अभी हमने क्या देखा, हाइड्रोकार्बन की संरचना के आधार पर या श्रृंखला के आधार पर हाइड्रोकार्बन के प्रकार। पहला था शाखित श्रृंखला या सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, दूसरा शाखित श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन और तीसरा वलय संरचना वाले हाइड्रोकार्बन। तो इस प्रकार हमारा ये हाइड्रोकार्बन का जो टॉपिक था वो अभी पूरा हो गया। आगे हम बात करते हैं प्रकार्यात्मक समूह की, कि ये प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यानी अभी तक हमने क्या देखा था, कार्बन के साथ केवल हाइड्रोजन परमाणु को हमने देखा है। अभी तक हमने क्या देखा है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि कार्बन हमेशा हाइड्रोजन के साथ ही अभिक्रिया करके या उसके साथ ही संसंयोजी आबंध बनाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा परमाणु भी हो सकता है। तो कोई ऐसा दूसरा परमाणु जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे और कार्बन की संयोजकता को पूरा करता हो, उस ऐसे परमाणु को हम क्या कहेंगे, विषम परमाणु कहेंगे। क्यों? देखो, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। तो उसी तरह कई सारे दूसरे तत्व है। जैसे बात करूँ क्लोरीन की, इसकी संयोजकता भी 1 है। फिर हम बात करूँ ब्रोमीन की, इसकी संयोजकता भी 1 है। आयोडीन की, इसकी संरचना भी 1 है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन को ये सारे विस्थापित कर सकते हैं। कौन कौन? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जो परमाणु है इनको कहेंगे हम विषम परमाणु, क्योंकि इनमें वो क्षमता है कि ये हाइड्रोजन परमाणु को कार्बन के साथ विस्थापित, कार्बन से क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो यह विषम परमाणु या भिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। तो इन विषम परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जो इन कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील और विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, ऐसे समूह को प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। आया समझ में? जैसे मैंने इस कार्बन के साथ किसको जोड़ दिया, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हो गया CCl3। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये जो कार्बन है वो किसके साथ जुड़ रहा है, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के एक समूह के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो क्लोरीन का समूह है वो क्या कहलाएगा, प्रकार्यात्मक समूह कहलाएगा, क्योंकि ये कार्बन की जो गुण है और कार्बन की जो अभिक्रिया है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। तो कार्बन के साथ जुड़ने वाले अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बन को और ज़्यादा अभिक्रियाशील बनाते हैं या उसे विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, वे प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं प्रकार्यात्मक समूह के कुछ उदाहरण की। तो सारणी में पहले भाग में लिखा हुआ है विषम परमाणु, फिर प्रकार्यात्मक समूह और प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र। तो देखें, यदि कार्बन के साथ जुड़ने वाले परमाणु क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है, तो फिर ऐसे समूह का नाम क्या होगा, हेलो समूह। क्या नाम होगा, हेलो समूह, या कहीं कहीं आपको मिलेगा हेलोजन समूह। तो फिर यहां पर हम कार्बन को क्या कहेंगे, हम क्लोरीन को क्या कहेंगे, क्लोरो, ब्रोमीन को क्या कहेंगे, ब्रोमो, आयोडीन को क्या कहेंगे, आयोडो। जब कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा होगा तो उसे हम क्लोरो कहेंगे, ब्रोमीन जुड़ा होगा तो ब्रोमो कहेंगे, आयोडीन जुड़ा होगा तो आयोडो। सूत्र क्या होगा, क्लोरीन का होगा सिंगल आबंध के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ पर जो ये सिंगल लाइन लिखी हुई है ये बता रही है कि यहाँ पर क्लोरीन कार्बन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, यानी एकल आबंध बना रहा है। ठीक उसी तरह ब्रोमीन भी एकल आबंध बनाएगा और आयोडीन भी कार्बन के साथ हमेशा एकल आबंध ही बनाएगा। फिर अगर विषम परमाणु जुड़ने वाला परमाणु कौन सा है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 4 तरीकों से जुड़ सकता है। या तो वो एल्कोहल के रूप में जुड़ सकता है, एल्डिहाइड के रूप में, कीटोन और कार्बोक्सिलिक समूह के रूप में। यानी जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ 4 अलग अलग तरीकों से जुड़ सकता है। जैसे अगर वो OH के रूप में, OH समूह के रूप में जुड़ रहा है तो उसे हम कौन सा समूह कहेंगे, उसे हम कहेंगे एल्कोहल समूह। जैसे आपने नाम सुना होगा एथिल एल्कोहल, क्या होगा, एथिल एल्कोहल C2H5OH। तो यहां पर देखो कौन सा समूह जुड़ रहा है, OH, तो इसे हम क्या कहेंगे, एल्कोहल समूह। यदि ऑक्सीजन कार्बन के साथ इस समूह में जुड़ रहा है, COH इस रूप में जुड़ रहा है, तो उसे हम कौन सा समूह कहेंगे, एल्डिहाइड समूह। यदि ऑक्सीजन कार्बन के साथ CO समूह के रूप में जुड़ रहा है, किस रूप में, CO समूह के रूप में जुड़ रहा है,
तो उसे हम कौन सा समूह कहेंगे? उसे हम कहेंगे कीटोन समूह। और यदि ऑक्सीजन कार्बन के साथ इस रूप में जुड़ रहा है COOH, जैसे आपने सुना होगा एसिटिक अम्ल, CH3COOH, ये किसका सूत्र होता है? एसिटिक अम्ल का। तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ 4 रूपों में जुड़ सकता है, या तो वो OH के रूप में जुड़ेगा तो उसे हम एल्कोहल समूह कहेंगे, अगर वो COH के रूप में जुड़ रहा है तो एल्डिहाइड समूह कहेंगे, कीटोन के रूप में जुड़ रहा है CO के रूप में तो उसे कीटोन समूह कहेंगे, और अगर COOH के रूप में जुड़ रहा है तो उसे हम कार्बोक्सिलिक समूह के रूप में क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में जानेंगे, या कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह के रूप में जानेंगे। इसी तरह जो दूसरे प्रकारात्मक समूह है वो एल्किन समूह भी हो सकता है और एल्काइन समूह। एल्किन समूह का मतलब है कि अगर कार्बन की श्रृंखला में कार्बन और कार्बन के बीच में द्विआबंध है तो उसे हम किसमें रखेंगे? एल्किन समूह में। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिआबंध है तो उसे हम कौन सा समूह कहेंगे? उसे हम एल्काइन समूह कहेंगे। तो यह आपको सारणी थोड़ी अच्छे से ध्यान रखनी है, ताकि आगे जब हम इसका नामकरण सीखेंगे तो आपको नामकरण सीखने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आगे हम देख रहे हैं समजातीय श्रेणी, कि आखिर ये समजातीय श्रेणी क्या होती है। यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। यानी समजातीय श्रेणी का मतलब क्या है कि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए थे उस हाइड्रोजन की जगह अगर कोई एक जैसा यानी कि एक ही प्रकार का कोई समूह आके उसको विस्थापित कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? उस प्रकार के समूह वाले उस कार्बन की श्रृंखला को हम समजातीय श्रेणी कहेंगे। ठीक है, यानी अगर एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह आकर जुड़ रहा है, जैसे बात करो यहां पर देखो CH3OH, अब यहां पर देखो इस कार्बन श्रृंखला के साथ एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा है और वो है एल्कोहल। जैसे यहां पर C2H5OH, C2H5OH, तो यहां पर भी जुड़ने वाला समूह कौन सा है? एक ही समूह है, OH। फिर इस तरह बात करूं जैसे CH3Cl, तो यहां पर जुड़ने वाला समूह क्या है? केवल एक ही समूह है, क्लोरो समूह या हेलोजन समूह। तो यहां पर जब कार्बन की श्रृंखला में हाइड्रोजन की जगह केवल क्या होता है? एक ही प्रकार का कोई नया प्रकार्यात्मक समूह आकर उस हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, तो इस प्रकार की बनने वाली जो श्रृंखला है वो क्या कहलाएगी? समजातीय श्रेणी कहलाएगी। ठीक इसी तरह देखो C3H7OH, तो यहां पर भी कौन सा समूह जुड़ा है? केवल एक ही समूह जुड़ा है, OH। फिर यहां पर देखो यहां पर भी एक ही समूह जुड़ा है, केवल OH। तो इस प्रकार की श्रेणी को हम क्या कहेंगे? समजातीय श्रेणी। फिर हम बात करते हैं समान सामान्य सूत्र की, कि इनका हम सूत्र कैसे लिखेंगे। तो समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में CH2 का अंतर तथा 14U द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। समजातीय श्रेणी के जो उत्तरोत्तर सदस्य है, जैसे जैसे सदस्यों की संख्या कम होती जाएगी वैसे वैसे इनमें कितने का अंतर पाया जाएगा? CH2 का अंतर पाया जाएगा, और इनका द्रव्यमान का अंतर कितना होगा? 14 परमाणु द्रव्यमान इकाई होगा। ठीक है, फिर समान रासायनिक गुणधर्म और अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणधर्मों में क्या आती है? भिन्नता आती है। यानी कि समान रासायनिक गुणधर्म और अणु द्रव्यमान, इन दोनों के बढ़ने से उसके भौतिक गुणधर्मों में भी क्या आती है? भिन्नता आती है। ये तो सबको पता है कि भाई अगर जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ जाएगी या उसके साथ जुड़ने वाला दूसरा परमाणु बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से उसके गुणों में क्या आएगा? उसके गुणों में अंतर आएगा। अब हम बात करते हैं कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति के बारे में, कि इनका नाम कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहला चरण क्या है? यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले हमें कार्बन परमाणुओं की संख्या देखनी है कि आखिर कार्बन परमाणु कितने हैं। ठीक है, पहला काम। दूसरा, प्रकार्यात्मक समूह को पूर्व लग्न या अनुलग्न के साथ दर्शाओ। प्रकार्यात्मक समूह को पूर्व लग्न का मतलब है उपसर्ग के रूप में। जैसे यहां पर देखो लिखा हुआ है क्लोरोप्रोपेन, तो यहां पर जो क्लोरो है वो इस नाम से पहले लगा हुआ है, तो इस क्लोरो को हम क्या कहेंगे? पूर्व लग्न। और कहीं पे अगर नाम इस कार्बन श्रृंखला के नाम के पीछे लगा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुलग्न। है समझ में? अगर उस प्रकार्यात्मक समूह का नाम उस कार्बन की श्रृंखला से पहले जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्व लग्न।
और अगर नाम उस प्रकारात्मक समूह का नाम कार्बन श्रृंखला के बाद में जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुलग्न। चलिए समझते हैं। देखो अगर प्रकार्यात्मक समूह कैसा है, हेलोजन है, तो हेलोजन में हमेशा पूर्व लग्न लगेगा, यानी कि जो प्रकारात्मक समूह का नाम है वो हमेशा कार्बन श्रृंखला के नाम से पहले लगेगा। जैसे क्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। ठीक है, आयोडीन के लिए क्या लगेगा, आयोडो, या कहीं पे लिखेगा आयोडो। जैसे यदि देखो यहाँ पर इसका अगर हमें नाम लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन को गिनेंगे। कार्बन कितने, देखो 1 2 3, 3 कार्बन है। सबके बीच में देखो, सबके बीच में एकल एकल आबंध है, इसका मतलब ये कौन सा समूह है, ये एल्केन समूह है। कौन सा है, एल्केन समूह है। तो देखो 3 कार्बन को हम क्या कहते थे, वहां पर प्रोपेन कहते थे। 3 समूह देखो हमने देखा था, C1 को हम क्या कहते थे, मेथेन, कहां पर, एल्केन समूह में। C2 को क्या कहते थे, एथेन। C3 को क्या कहते थे, प्रोपेन। तो यहां पर देखो कार्बन कितने हैं, 3 है, और सबके बीच में एकल आबंध है, यानी कि एल्केन समूह है, तो नाम क्या हो गया, प्रोपेन। लेकिन अब यहां पर देखो कौन सा प्रकारात्मक समूह जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए हम क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, क्लोरो। और क्लोरो हमेशा क्या लगेगा, पूर्व लग्न में, यानी कि नाम से पहले। तो प्रोपेन के नाम से पहले हमने क्या लगा दिया, क्लोरो, तो नाम क्या हो गया, क्लोरोप्रोपेन। आया समझ में। अगर इसी तरह यहां पर ब्रोमीन होता, Br होता, तो हम क्या कहते, ब्रोमोप्रोपेन। इसी तरह अगर यहां पर आई होता तो क्या कहते, आयोडोप्रोपेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एल्कोहल समूह की। तो एल्कोहल में जो अनुलग्न है वो क्या लगेगा, OL। क्या लगेगा, OL, यानी कि ऑल। हिंदी में कहे तो क्या लगेगा, ऑल। हिंदी में क्या लगेगा, ऑल। जैसे देखो यहां पर सूत्र दिया हुआ है ये प्रोपेनॉल का, तो देखो क्या होगा, C3 और C3H7OH, C3H7OH। तो यहां पर देखो अभी हम बात कर रहे हैं केवल सूत्र की, वो एल्केन समूह की बात कर रहे हैं। ठीक है, एल्केन समूह में क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल आबंध होगा। तो यहां पर देखो प्रोपेनॉल, तो प्रोप का मतलब क्या है, प्रोप का मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। तो देखो कार्बन 3 है तो हमने नाम क्या देखा, प्रोपेन, ऐसे समझ लो। अभी कार्बन 3 है तो नाम क्या होगा, प्रोपेन। ठीक है, फिर देखो ये क्या जुड़ा है साथ में, OH, तो OH का क्या होगा, ऑल। जब इन दोनों का संधि विच्छेद होगा, संधि विच्छेद होगा, संधि विच्छेद क्या, संधि होगी, तो प्रोपेन प्लस ऑल, तो इसको साथ में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोपेनॉल। जब इसकी संधि होगी तो प्रोपेन प्लस ऑल, तो इसको साथ में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोपेनॉल। क्या पढ़ेंगे, प्रोपेनॉल। आया समझ में। अगर इसी तरह यहां पर कार्बन की संख्या 4 होती तो हम इसको क्या पढ़ते, ब्यूटेनॉल। अगर 5 होती तो पेंटेनॉल, 6 होती तो हेक्सेनॉल, 7 होती तो हेप्टेनॉल। आ रहा है समझ में। आगे हम बात करते हैं एल्डिहाइड समूह की। अब एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होगा, AL, अल। क्या होगा, अल। तो सबसे पहले देखो यहां पर कार्बन कितने हैं, 3। कार्बन कितने हैं, 3 है। और यहां पर देखो कैसे पता चलेगा कि एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, एल्डिहाइड का होता है COH, ये समूह होता है। तो यहां पर देखो कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, COH समूह जुड़ा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे इसको, एल्डिहाइड समूह। फिर देखो कार्बन कितने, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम क्या कहेंगे, प्रोपेन। क्या कहेंगे, प्रोपेन। फिर इसका अनुलग्न, ये देखो एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या लगेगा, अल, तो प्रोपेन प्लस अल। तो देखो और आपकी संधि होगी, कोई मतलब नहीं है, क्या होगा, प्रोपेनल। क्या होगा, प्रोपेनल। फिर बात करें कीटोन समूह की, तो देखो ये यहां पर आपके सामने कीटोन समूह दिया हुआ है, अनुलग्न क्या होगा, ऑन। क्या होगा, 1, यानी कि ऑन। यहां पर हम इसको क्या पढ़ेंगे, ऑन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऑन। तो यहां पर देखो कीटोन समूह, यहां पर ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये गलती से हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन है, क्योंकि कीटोन समूह का जो चित्र था वो क्या था, ये ऐसा था, ये कीटोन समूह था, शायद यही था, देख लो एक बार, हाँ यही था, देखो कीटोन समूह ये वाला,
CO। कौन सा समूह था? CO समूह। तो यहां पर देखो ये कीटोन समूह जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम कार्बन देखेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या कहेंगे? प्रोपेन। ठीक है, प्लस कीटोन समूह है तो कीटोन समूह को क्या जुड़ेगा? ऑन। तो इन दोनों की संधि होगी तो क्या होगा? प्रोपे, और O की संधि होगी तो प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन। अगर 4 कार्बन होते तो ब्यूटेनॉन, 5 होते तो पेंटेनॉन, 6 होते तो हेक्सेनॉन, 7 होते तो हेप्टेनॉन, इसी तरह आगे चलता रहता। फिर आगे देखें कार्बोक्सिलिक समूह। अब कार्बोक्सिलिक समूह में जो अनुलग्न लगेगा वो क्या लगेगा? ओइक अम्ल। क्या लगेगा? ओइक एसिड, यानी कि हिंदी में लिखेंगे तो ओइक और एसिड का क्या होगा? अम्ल, ओइक अम्ल। जैसे यहां पर देखो 3 कार्बन है, क्या कहेंगे? प्रोपेन। फिर कार्बोक्सिलिक समूह का जो अनुलग्न है वो अनुलग्न क्या होता है? वो अनुलग्न होता है COOH। तो देखो यहां पर जुड़ा हुआ है COOH, तो प्रोपेन प्लस अनुलग्न क्या है? ओइक अम्ल, तो ओइक और अम्ल। तो जब इसकी संधि होगी तो क्या होगा? प्रोपेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। आ रहा है समझ में? ठीक इसी तरह 4 कार्बन होते तो ब्यूटेनोइक अम्ल, 5 होते तो पेंटेनोइक अम्ल, 6 होते तो हेक्सोनोइक अम्ल, 7 होते तो हेप्टोनोइक अम्ल। फिर हम बात करें एल्किन की, तो देखो एल्किन, एल्किन में क्या होगा? एल्किन में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा? द्विआबंध होगा एक जगह, तो इसका अनुलग्न क्या होगा? इसका अनुलग्न होगा इन। क्या होगा? इन होगा। अब यहां पर देखो गलती से कुछ बना है, यहां पर देखो कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं पर हमें द्विआबंध लगाना है, 1 2 3, यहां पर द्विआबंध लगेगा। तो हमें कैसे पता चला कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं पर द्विआबंध होगा तो उसे कौन सा समूह कहेंगे हम? एल्किन समूह। और एल्किन समूह में अनुलग्न क्या लगेगा? इन। तो देखो यहां पर कार्बन कितने हैं? 3, 1 2 3, 3 कार्बन है तो देखो प्रोपेन। फिर हमें पता चला कि यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में द्विआबंध है, यानी कि अनुलग्न क्या लगेगा? इन। तो प्रोपेन प्लस इन तो क्या बन जाएगा? प्रोपिन। क्या बनेगा? प्रोपिन। ठीक इसी तरह एल्काइन समूह, जब कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिआबंध होगा तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? एल्काइन समूह। इसका अनुलग्न क्या होगा? इसका अनुलग्न होगा आइन। क्या होगा? आइन। जैसे प्रोपाइन। तो यहां पर देखो अगर इसको मैं संतुष्ट करूं तो देखो यहां पर यह हाइड्रोजन, 1 2 3 ये 4, फिर इस हाइड्रोजन के 3 और 4 पूरे हैं कार्बन के, इसके भी 3 और 1 4 पूरे हैं, तो ये देखो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोपाइन, क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोपेन प्लस हमें पता चला कि ये एल्काइन समूह है क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिआबंध है, तो क्या लगा दिया? अनुलग्न आइन। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेआइन, या प्रोपेआइन की जगह हम क्या लिखेंगे? इसको प्रोपेआइन भी कह सकते हैं, प्रोपेआइन। प्रोपेआइन, तो प्रोपेआइन की बजाय हम इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे प्रोपाइन। ठीक है, प्रोपाइन, क्योंकि इसका जो इसके हम तीसरे समूह की बात करते हैं तो अनुलग्न क्या होता है? प्रोप। प्रोप प्लस आइन तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। प्रोप प्लस आइन प्रोपाइन। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम चर्चा करते हैं वो है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो क्लास काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज हमने जो भी पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स और स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे मेरी इस वेबसाइट पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी प्रकार के नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। इसके अलावा आप मुझे FB पेज पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।